छोटी सी गलती करेंगे और आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ी फुर्सत में आके बैंक बैलेंस चेक करते हैं तब आपको पता चलता है कि स्कैम तो हो चुका है। तो याद रखिए कि जब भी आप अपना यूपीआई पिन डाल रहे हैं तो इसका हमेशा मतलब है कि आप पैसे किसी को देने लग रहे हैं। आज के समय के अंदर स्पेशली पेंडेमिक के बाद में लगभग हर कोई डिजिटल पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो आप कैश में या फिर चेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप करेंगे क्या, ऑनलाइन पेमेंट। अब उस ऑनलाइन पेमेंट के अंदर ठीक है आपको बहुत सारी सहूलियत मिलती है, आसानी से सब काम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर पीछे बहुत दिक्कतें छुपी हुई हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता। अगर आपने कुछ गलतियां करी तो आपका सारा का सारा अकाउंट खाली हो सकता है। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ मैंने यार कुछ यहाँ पे किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ा है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली जो बात है वो आपको ये समझना होगा कि देखो आरबीआई के डेटा के अनुसार ना सन 2023 के अंदर लगभग 1500 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं हमारे देश के अंदर। कितने? 1500 करोड़। आप देखिए लोग कितने हैं हमारे, लगभग 140 करोड़। मतलब हर एक इंसान ने 10 ट्रांजैक्शन किए हैं ऑन एन एवरेज एक साल में, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और आज के वक्त में अगर हम बात करें इस साल की तो हम सबसे आगे निकल चुके हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, न कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, हम बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक 20 रुपये का, 100 रुपये का। ठीक है, अब आप देखो जो यूपीआई पे पेमेंट्स हुई थी 2024 के अंदर कितनी हुई थी, 14 लाख करोड़ इतनी की पेमेंट्स हुई हैं आपस में। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने आपको बताया अभी, कि इस साल हम सबसे बड़ा एक पेमेंट बाजार बन जाएंगे अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो। सेकंड हम सेक्शन पे आते हैं जो कि आपका है कि इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है आपकी फिशिंग स्कैम। ये क्या होता है बेसिकली, कभी अगर आपके पास में बैंक या फिर जो भी आपकी एनबीएफसी में आपका अकाउंट है उसके नाम से अगर कॉल या ईमेल या मैसेज आते हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं स्कैम है। अगर आपको बोलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करिए, इसके बाद में आपको अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये वो, तो आपको कहीं ना कहीं बच जाना है। ठीक है, आपको उसके चक्कर में नहीं फंसना है। आपको हमेशा ये देखना होता है कि सपोज़ अगर एसबीआई है तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अगर वहाँ से मेल आया तो ठीक है, सपोज़ कि sbi.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, अब इसके अलावा अगर कोई आपको sbi.pk ऐसी कोई वेबसाइट है किसी ने बना दी है और वहाँ से मेल लगा आता है तो समझ जाओ कि स्कैम है। और शायद आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 1500 करोड़ से अधिक के स्कैम्स हुए हैं। ठीक है, और स्कैम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी किसी के तो करोड़ों रुपए चले जाते हैं और पता भी नहीं लगता। तो उम्मीद करेंगे कि आपके साथ में ऐसा नहीं हो। सेकंड में अगर बात करूँ स्कैम की या जो आपका खतरा हो सकता है वो है आपका फर्जी यूपीआई लिंक और क्यूआर कोड स्कैम। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि भाई ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लो तो को इतने पैसे मिल जाएंगे। आपको ये समझना है कि क्यूआर कोड स्कैन करके कभी भी किसी को पैसे मिलते नहीं हैं, हमेशा उसके अकाउंट से पैसे कटते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना कि भैया रिसीव 5000, तो वो आपके एक्चुअल में आप उसको रिसीव नहीं करेंगे, वो सिर्फ किसी ने लिख के दिया है आपको, एक्चुअल में आपको पेमेंट ही करनी है 5000 की। तो इस चीज़ को समझना होगा कि कभी भी क्यूआर कोड स्कैम के अंदर आपको नहीं फंसना होता है। साथ ही साथ जो आपके फर्जी यूपीआई लिंक्स हैं वो तो आपको पता ही है कि आजकल लिंक वाला मामला तो चल ही रहा है, उसमें भी आपको नहीं फंसना होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आती है, फर्जी ऐप्स। आपको लगेगा कि आप एसबीआई की वेबसाइट को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे की वैसी सेम यूज़र इंटरफेस की, वैसा का वैसा सब कुछ लोग उसका सब कुछ सेम होगा। ठीक है, वहाँ एसबीआई भी लिखा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक फ़ेक ऐप होगी या एक फ़ेक वेबसाइट होगी, सेम टू सेम। इस तरह के स्कैम्स आजकल बहुत चल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या किया ये। ठीक है, आपको लगेगा कि आपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन किया है, पर वो लॉगिन कहीं और हुआ है। आपके आईडी, आपके पासवर्ड उनके पास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपके फ़ोन को हैक कर लेंगे, आपका जो ओटीपी है वो भी फिर आपका गया। आप इस चीज़ को समझो कि हमेशा वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट का डोमेन जो होता है ऊपर लिखा होता है,
उसको ध्यान से देखना होता है, www.sbi.co.in। इस तरह से क्या लिखा हुआ है वहाँ पे वो देखना होता है। जो भी आप बैंक का इस्तेमाल करते हैं सर्च कभी लाइक ICICI ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो आ जाएगी, वही होनी चाहिए हमेशा। उसके अलावा कोई और वेबसाइट अगर है तो आपको समझ जाना है। बात करते हैं कि ठीक है यार क्या क्या हो सकता है, हमने समझ लिया, अब हमको बचना कैसे। सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि अपना UPI पिन किसी के साथ में शेयर नहीं करना, किसी के साथ में भी नहीं। आपको लगता होगा कि व्हाट्सएप पे मैंने अपनी बहन को बता दिया तो क्या हो गया, नहीं, मन नहीं बताना व्हाट्सएप पे, इन पे कभी नहीं बताना। बताना भी अगर पड़े बहुत इमरजेंसी में तो फेस टू फेस ही बताना, वो कभी भी आपके रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि अनजान लोगों से कभी भी QR कोड स्कैन नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही आपके ट्रस्टवर्दी दुकान है तो ही QR कोड को स्कैन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सुरक्षित नेटवर्क का आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी पब्लिक वाईफाईस होते हैं, चाहे वो आपका रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे बस स्टैंड पे हो, चाहे किसी भी दुकान का हो, इन वाईफाई नेटवर्क्स को इस्तेमाल नहीं करना। आपको आज के वक्त में हर दिन का 1.5 GB 2 GB मिलता है, बहुत है ना यार। एटलीस्ट पेमेंट करने के लिए इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ से आपका डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, चौथी चीज़ की बात करते हैं, जो आपके SMS अलर्ट हैं, ईमेल अलर्ट हैं, उन सबको आपको हमेशा ऑन रखना होता है। कई लोग मैंने देखा है कि जो ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, या मैसेज आते हैं बार बार ऑफ़ कर दिया। ठीक है, आपको ये पता नहीं है कि अगर मैसेज नहीं आया, आप जाओगे 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद में बैंक में, आप देखोगे कि ये क्या हो, तब तक वो पैसा कहाँ पहुँच चुका होगा आपको पता लगेगा नहीं। ठीक है, अगर अलर्ट होगा, हाथों हाथ मैसेज आएगा, तुरंत आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका पैसा बच जाए। बट अगर आपने इसको ऑफ रखा, ठीक है, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो है कि आपको अपना UPI पिन या जो पासवर्ड्स इंटरनेट बैंकिंग के, उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए। एटलीस्ट हर 3 महीने में, 6 महीने में चेंज करना ही चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो आपकी बैंकिंग ऐप्स है उसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको चालू करना होगा। ये क्या होता है बेसिकली, समझो इस चीज़ को। जैसे आपने कभी व्हाट्सएप पे लॉगिन किया, ठीक है, तो वहाँ पे OTP मांगता है, लॉगिन हो गया। लेकिन जिसके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होता है ना, तो साथ ही साथ उसके अंदर एक कोड भी मांगता है। वो कोड कौन सा होता है, जो कि आपने सेट किया होता है पहले। ठीक है, या तो वो कोड मांगेगा, या फिर जो दूसरी ऐप है या दूसरा फ़ोन में अगर वो ऐप आपकी लॉगिन है तो वहाँ पे उसका ऑटोमेटिक वो आता है। जैसे आपको Gmail में आता होगा, आपको पता होगा, वो बोलता है कि आपने क्या लॉगिन किया कहीं पे, आप कहोगे यस या नो, वहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे, किसी एक को चूज़ करना होगा। तो इस तरह से काम करता है क्या, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हमेशा 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती हैं। एक तो आपका पासवर्ड हो गया या OTP हो गया, सेकंड होगा जिसमें ये ऑथेंटिकेशन होगा। किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पे क्लिक ना करें, उठाओ भी मत ना। तुमको लगता है कि अगर स्कैम में मत उठाओ आप। अगर आपने उठा भी लिया, वो लगता है आपको फ़ोन पे कि स्कैम है, तो भैया बच जाओ, साइड में हट जाओ, फ़ोन काट दो तुरंत। चाहे वो कुछ भी बोले कि नहीं आपने फ़ोन काटा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फंस जाओगे, ये वो, काट दो, कुछ नहीं फंसने वाले ऐसे। ठीक है, अगर एक्चुअल में बैंक का एम्प्लॉय होगा तो वो आपके ऑफिशियल लेटर आ जाएगा आपके घर पे। ठीक है, आप जाके बैंक में आंसर कर सकते हो। बट किसी के बोलने से फ़ोन पे कि अगर ऐसे नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ो। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको समय समय पे अपना UPI पिन, पासवर्ड चेंज करना है। और अगर फिर भी धोखाधड़ी आपके साथ में हो जाए गलती से, तो आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो कि है 1930, इस पर कॉल करना है, ताकि आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस आ सके। सब कुछ हमने समझ लिया। अब आपके लिए एक टास्क है। पहले तो आपको ये बताना कि क्या आपको कभी इस तरह के फ्रॉड का सामना करना पड़ा है, कि आपके पास में कोई फ़ोन आया है, अगर आया है आपने उठाया है तो आपने क्या बात की है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि सबको पता लगे कि किस किस तरह के स्कैम आज के वक्त में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी पर्सनल लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप इसमें फंस सकते हैं, तो अभी कभी जाके देखिए इस वीडियो।